आधे घंटे बाद रज़ा अहमद आए थे। घर के अंदर आने की बजाय उन्होंने बाहर से ही दिया को बुला भेजा। नुसरत बेगम के अलावा उससे कोई और नहीं मिला था। खालदा और नवाज अली कमरे से बाहर ही नहीं निकले और रात के बाद दिया का अशर से सामना नहीं हुआ था। एक नज़र वो घर को देखकर गाड़ी में बैठ गई। रज़ा अहमद उससे सितारा अहमद की बातें करते रहे मगर वो हनूस खामोश रही। जब तुम पैदा हुई तो सितारा बहुत खुश थी। उसने खुद तुम्हारा नाम दिया रखा मगर फिर वो खामोश हो गए। फिर क्या हुआ मामू जान? दिया ने उन्हें चुप देख कर कहा। फिर सब बह गया, उसकी खुशियाँ, ख्वाहिशें, सब कुछ। वो उदास हो गए थे। तो क्या मैं माँ के गमों का दिया बनकर दुनिया में आई थी? उसने दिल में सोचा। तुम्हारी माँ की शादी अम्मी जान की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद नवाज अली के संग वो बहुत खुश थी और तुम्हारी पैदाइश के बाद वो खुशी से फूले नहीं समाती थी। मगर इसके बाद जुनेद तुम्हारा फूफा अमेरिका से आया। किसी न किसी बहाने वो रोज़ाना हवेली में आता था। कब सितारा के साथ उसकी दोस्ती शुरू हुई कुछ नहीं पता, मगर सितारा की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो गई। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सितारा ने अपने साथ साथ हमारे माथे पर भी बदनामी का टीका लगा दिया। वो कुछ वक्त के लिए खामोश हुए। पहली बार दिया को किसी का खामोश होना बुरा लगा था। फिर क्या हुआ? रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर नवाज अली ने सितारा को तलाक दे दी और जुनेद उसे अपने साथ ले गया। मगर बदकिस्मती से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों के जनाजों के साथ हम दोनों ख़ानदानों की इज्जत का भी जनाजा निकल गया। बहुत ताने बर्दाश्त किए लोगों के, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा ना हो सकी। वो आंसू पोंछ रहे थे। तुमने सितारा की शक्ल व सूरत चुराई है। तुम्हें देखकर मुझे लगा जैसे सितारा मेरे सामने आ गई है। वो थोड़े तवक्कुफ़ के बाद फिर बोले, शक्ल व सूरत नहीं, मेरा तो नसीब भी उन्हीं जैसा है। वो कह ना पाई। गलती तो फूफा की थी, फिर मामा को क्यों जलील किया जाता है? बेटा, औरत सफ़ेद चादर की तरह होती है। उस पर ज़रा सा धब्बा लग जाए तो सबकी नज़रों में आ जाता है। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। उनके घर पहुंचते ही तेज़ तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो गाड़ी से उतरकर जब तक बरामदे में पहुंचते मुकम्मल भीग चुके थे। आलिया उससे मुस्कुरा कर मिली थी जिससे उसकी कुछ ढारस बंधी। आलिया ने उसे उसका कमरा दिखाया और दोनों के लिए चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ी। उसने एक नज़र कमरे को देखा। दरमियाने साइज़ का कमरा था जिसमें बराए नाम ही सामान था। उसने पहले ड्रेस चेंज किया और फिर तफसील से कमरे का जायज़ा लेने लगी। उसे कमरे का एक हिस्सा जहाँ बड़ी सी खिड़की जो घर के पिछले हिस्से की तरफ खुलती थी बहुत पसंद आया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की खोली। हवा की वजह से बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दा गिरा दिया। दिया चाय पी लो। आलिया ने उसे दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी थी। वो शाल ओढ़ती बाहर आई। लाउंज में रज़ा अहमद के साथ एक नौजवान भी बैठा था जो उसे ही देख रहा था। वो कुछ झिझकी, आ जाओ चाय पियो, ठंड हो रही है। वो रज़ा अहमद की दूसरी तरफ बैठ गई। इसे नहीं पहचाना? रज़ा अहमद नौजवान की तरफ देखकर बोले। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा बेटा और तुम्हारा कज़न हसनैन है। रज़ा अहमद ने उसका तारुफ करवाया। हसनैन ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया और उसकी एक बड़ी बेटी भी है, मारिया रज़ा। वो नज़र नहीं आ रही। कहाँ है वो? उसने पूछा। वो शादीशुदा है माशाल्लाह, एक बच्ची भी है उसकी। रज़ा अहमद ने लहजे में प्यार समोते हुए कहा। उसे एहसास कमतरी ने आ घेरा। बहुत प्यार महसूस किया उसने रज़ा अहमद के लहजे में अपनी बेटी के लिए, मगर एक वो थी कि अपने बाप पर बोझ बन गई थी। नमकीन पानी फिर आंखों में जमा हो रहा था। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और रज़ा अहमद से इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गई। रज़ा मामू और आलिया मुमानियों से अच्छे और अपने अपने से लगे थे। रज़ा अहमद जब भी उसके साथ बैठते उसकी माँ की छोटी छोटी बातें उसे बताते। एक वही तो थे जो सितारा अहमद का जिक्र प्यार और नरमी से करते थे, वरना उसने हमेशा अपनी माँ का जिक्र हकारत और नफ़रत से सुना था। वो यहाँ आने से पहले आलिया मुमानी के रवैये के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही, मगर उनसे मिलकर वो मुतमईन हो गई। अगले दिन गाड़ी का इंतज़ाम ना होने की वजह से वो कॉलेज नहीं गई और रज़ा अहमद ने भी उसे एक दिन आराम करने का कहा था। 2 दिन छुट्टी करने के बाद तीसरे दिन वो कॉलेज आई थी। अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी जब उसे ज़रियाब की आवाज़ आई। रुकिए प्लीज़।
वो उससे कुछ फासले पर था और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आप 2 दिन क्यों नहीं आई? उसने पास आकर पूछा। और गाड़ी भी और लगवा ली, क्यों? ऐसे ही। अब वो उसे क्या बताती, उसका एक ठिकाना थोड़े ही है। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, लोग हमें बार बार देख रहे हैं। जरियाब ने इधर उधर देख कर कहा। उसने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों कैफेटेरिया की तरफ गए। आपके 2 दिन ना आने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा, बहुत कमी महसूस हुई आपकी। जरियाब ने बात का आगाज़ किया। पता है, जब मैं कॉलेज हफ्ते बाद आया था तो मैंने आपकी आंखों में वो खुशी, वो चमक महसूस कर ली थी जो मुझे देखने से दोहराई थी। मगर जब आपने मुझे रोका तो ये बात मुझे बुरी लगी। मुझे बोल्ड लड़कियां नापसंद है। मगर फिर आपका उदास होकर वापस मुड़ जाना मुझे आपकी तरफ मुतवज्जो कर गया। वो टिकटिकी बांधे उसे सुन रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन 3-4 दिनों में मैं आपसे शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूँ, मगर जो एहसासात मेरे दिल में आपके लिए हैं वो कभी किसी के लिए पैदा नहीं हुए। मैंने इन दिनों हद से ज़्यादा आपको सोचा है। क्या आप भी मेरे बारे में यही जज्बात रखती हैं? वो अब उससे पूछ रहा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में गोया हुई, हाँ, शायद आपसे भी ज़्यादा। मगर मुझ में पाने की ख्वाहिश नहीं है। एक ही ख्वाहिश थी मेरी, आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकूं। जिस तरह मैं आपको याद करती, आपकी कमी महसूस करती, इसी तरह आप भी मेरे लिए करें। हाँ, मगर अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल होने की दुआ ज़रूर मांगूंगी जो आपके मिलने से मुमकिन है। वो ये सब कहकर वहाँ ठहरी नहीं। जरियाब को वो बहुत अजीब लगी थी। कभी तो छोटी सी बात कहते हुए झिझकती और कभी बड़ी से बड़ी बात भी कह देती थी। वो उसकी बातें सोचकर मुस्कुराया और कैफेटेरिया से बाहर निकलकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। वो अब उदास नहीं रहती थी। मोहब्बत के जज्बे ने उसमें नए रंग भर दिए थे। इसके बाद जरियाब से उसकी मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, अगर आमना सामना हो जाए तो दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती। घर बदलने से उसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। वो खिड़की के पास बैठी बाहर के मंजर को देखने में महव थी। आज उसे नुसरत बेगम और बाबा की याद सता रही थी। 2 हफ्ते होने को आए थे उसे रज़ा अहमद के घर आए हुए, मगर एक बार भी उसे किसी ने कॉल नहीं की थी, ना उसकी हिम्मत हुई थी कॉल करने की। दिया, क्या कर रही हो? आलिया ने कमरे में झांका। जी मोमानी जान। वो खिड़की के पास से हटी। मसरूफ़ तो नहीं हो? मारिया आ रही है, तुम किचन के कामों में मेरी मदद कर दोगी कुछ? जी ज़रूर, वो खुश दिली से बोली, मगर अंदर ही अंदर एक सोच उसे परेशान किए हुए थी। पहले भी इतवार को शाम के वक्त नुसरत बेगम ने उसे खालदा के आने की इतला दी थी और आज वही बातें आलिया ने दोहराई थी। न जाने क्यों उसका दिल ज़रा सी बात पर सुकड़ने लगा था। वो किचन में गायब दमागी से काम करती रही। रात के वक्त 8 बजे मारिया और अपनी 5 साला बेटी और हसनैन के साथ घर आई थी। उसे हंसमुख सी मारिया बहुत अच्छी लगी। दिल से डर और परेशानी गायब हो गई थी। रज़ा अहमद के घर आने के बाद रात का खाना खाया गया। आधी रात तक बातें होती रहीं, मगर वो जल्द ही अपने कमरे में आ गई। वो कम गो और तन्हाई पसंद थी, या उसे तन्हा और ख्यालों में रहने की आदत हो गई थी। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद वो कुछ देर मारिया के साथ बैठी रही, फिर कमरे में आकर स्टडी करने लगी। मगर बाहर से आती आलिया और मारिया की आवाज़ से उसका ध्यान बढ़ जाता। अपनी मामा का नाम सुनकर ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया। सितारा फुप्पो ने जो धब्बा हम पर लगाया है, क्या आप और पापा भूल गए? अब उनकी बेटी को यहाँ ले आए हैं जो घर में जवान लड़का है। मारिया अपनी माँ से सरगोशी में बात कर रही थी, मगर आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी जो दिया को बआसानी सुनाई दे रही थी। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अपनी ज़ात में मगन, न किसी की बुराई न अच्छाई। वाह अम्मी, ये बात तो सोचिए कि नवाज़ फूफा ने इसे घर से क्यों निकाला। कोई ना कोई बात तो हुई होगी। मेरी माँ ने तो शादी कर दें इसकी, पढ़ाई शादी के बाद भी होती रहेगी, मारिया ने राजदारी से आलिया को कहा। वो सोच रही थी अब इस ताने ने इसका पीछा छोड़ दिया है, मगर वो गलत थी। एक बार जो दाग औरत की ज़ात पर लग जाए, उसकी ज़ात ही नहीं उसकी नस्ल भी तबाह कर देता है। बदनाम वो नहीं, उससे जुड़ा हर रिश्ता बदनाम हो जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इनके दोस्त हैं, काफ़ी अमीर कबीर हैं, इन दिनों रिश्ते की तलाश में हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके कान में बात डाल दूं। पहले तुम्हारे बाबा से बात कर लूं फिर। हाँ हाँ, बाबा को आप पहले राज़ी कर लें, मारिया ने जल्दी से कहा। मगर ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते मारिया, मुझे डर लगता है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, आह लग जाएगी इसकी।
आलिया ने कहा, हम कौन सा इसके साथ बुरा करने जा रहे हैं? शादी क्या मेरी नहीं हुई? इस जितनी थी मैं भी। मारिया ने उनके इनकार करने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। मैं बात करूंगी रज़ा से, फिर आगे बात बढ़ाऊंगी। हसनैन है घर में, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो सारा इल्ज़ाम हमारे ही सर पर आएगा। इससे पहले ही शादी कर देंगे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आज ही रज़ा से बात करूंगी। वो उनको अपनी बात पर राज़ी करके खुश हो गई थी और खुशी से आलिया बेगम को लड़के के बारे में तफसील बताने लगी। अब इसे इधर से भी निकालने का प्लान बनाया जा रहा था, मगर फ़र्क इतना था, पहले तोहमत लगाकर निकाला गया था, मगर अब शादी करवा के। अगले 2 दिनों में आलिया और मारिया ने रज़ा अहमद को भी अपनी बात पर राज़ी कर लिया था। मारिया सबके कानों में रिश्ते की बातें डालकर चली गई। हफ्ता गुजरते ही वो शोर के साथ आ धमकी। घर की सफाई सुथराई और किचन से उठती खानों की खुशबू से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख़ास मेहमान आने वाला है। वो कॉलेज से आई तो मारिया को देखकर उसे खतरे की बू महसूस हुई। शुक्र है तुम वक्त पर आ गई। जल्दी से कपड़े बदलो और हल्का सा मेकअप कर लो, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मारिया ने उसे लाउंज में रोक कर कहा। जी। वो फर्माबरदारी से उसकी हर बात पर सर हिला रही थी। हाँ, मैंने सूट रख दिया है तुम्हारे कमरे में। आलिया उसकी फर्माबरदारी पर सदकेवारी जा रही थी। उसने कमरे में आकर बैग टेबल पर रखा। बेड की पाइंती पर ड्रेस रखा हुआ था। वो ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ ही देर में मेहमान भी आ गए। मारिया उसे लेकर बाहर आई और चाय और लवाजमात की ट्रॉली देकर उसे ड्राइंग रूम में भेज दिया, जहाँ मेहमान बैठे थे। अंदर दाखिल होकर उसने धीमे लहजे में सलाम किया और सबको चाय सर्व की। मारिया उसे बैठने के इशारे करती रह गई, मगर वो बाहर निकल गई। आवाज़ कहीं दब गई थी। अगर कुछ बोलती तो ज़ब्त टूट जाता और वो रोना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर भी वो बाहर से पुरसकून थी, मगर दिल लहू लुहान था। धाड़े मार मार कर रो रहा था, मगर उसे गहरी चुप लग गई थी, कभी ना टूटने वाली। वो थक गई थी अपनों के ताने सुन सुनकर, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत कर, और उसने इसे वक्त की आखिरी आजमाइश समझकर इस पर भी सब्र कर लिया। मेहमानों के जाने के बाद रज़ा अहमद ने उसे अपने कमरे में बुलवा कर एक बार फिर उसकी रजामंदी ली। वो उसे तसल्लियाँ देते रहे, उसको नसीहतें करते रहे, और वो सब कुछ चुपचाप सुनती रही। वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। बोलती तो एक ही ताना मिलता, गंदे खून की गंदी नस्ल। आफताब बहुत अच्छा लड़का है, उम्र में तुमसे कुछ बड़ा है, मगर सुलझा हुआ है। अपना बिजनेस है उसका, ज़्यादा फैमिली भी नहीं। आफताब की बड़ी बहन शादीशुदा है और इंग्लैंड में सेटल है। एक छोटा भाई है जो पढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके संग खुश रहोगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। वो 2 माह में शादी करना चाहते हैं। पहली बार उसने सर उठाकर रज़ा अहमद की तरफ देखा। दरअसल उसकी बहन इंग्लैंड जाने से पहले उसकी शादी करना चाहती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ, मगर तुम्हारी रजामंदी भी तो ज़रूरी है। मामू जान, जैसा आप चाहें, उसने कुछ तवक्कुफ़ बाद भर्राई हुई आवाज़ में कहा। जीती रहो। और वो वहाँ से उठी। कदम मन मन भर के हो रहे थे। बार बार ज़रियाब की बातें जहन में आ रही थी, उसका मुस्कुराता चेहरा भी। फिर जहन हर सोच से मफलूज हो गया और आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। अगले चंद दिन वो तेज़ बुखार में मुब्तला रही, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रंगत पीली पड़ गई और आंखें अंदर को धंस गई। रज़ा अहमद और आलिया उसके लिए बहुत परेशान थे। बुखार कुछ कम हुआ तो दोनों ने सुख का सांस लिया। 2 हफ्ते गुजरने के बाद वो कॉलेज आई तो सब कुछ वैसा ही था। बदल तो वो खुद गई थी। कॉलेज में सिर्फ ज़रियाब उसका मुंतज़िर था। बाकियों से उसकी सलाम दुआ होने ना होने बराबर थी। कहाँ थीं आप? उसने बेताबी से पूछा। मैंने हर दिन शिद्दत से आपका इंतज़ार किया। बीमार लग रही हैं। जी, बुखार हो गया था सर्दी की वजह से, उसने धीमे लहजे में बताया। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। बहुत परेशान हो गया था मैं, तरह तरह की दिल में वसवसे आ रहे थे। मेरी फ़िक्र मत करें मिस्टर ज़रियाब, वो तल्खी से गोया हुई। क्यों ना करूँ मैं तुम्हारी फ़िक्र? क्या तुम मेरी कुछ नहीं लगती? मेरा प्यार नहीं हो तुम क्या? ज़रियाब ने पूछा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, यहाँ नहीं कर सकती। मेरी शादी तय हो गई है। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे देख रहा था। खुदा के लिए दिया, सच बताओ मुझे, आजमाओ मत। सच सच बताओ, मेरा दिल थम जाएगा। वो जज्बाती होकर बोला। मैं सच कह रही हूँ, उसने मुजरिमों की तरह सर झुका कर कहा।
میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری مجبوری سمجھیں، میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، احساسات ہیں، یہی آپ کی محبت کی جیت ہے۔ جسم کا پانا تو محبت نہیں ہوتا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ میری زندگی بہت کٹھن ہے زریاب، اسے اور مشکل مت بنائیں، ورنہ دیا بجھ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنسو بہاتی یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ عالیہ نے اس سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ عالیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا تو واقعی وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ ایک ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ مہندی کی رات وہ گھونگھٹ ڈالے بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس قالین پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی کے ساتھ گیت گا رہی تھی۔ دولہے کی طرف سے مہندی لائی گئی تھی۔ سب لڑکیاں باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اکیلی سٹیج پر بیٹھی تھی، مگر اندر آتے شخص کو گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماریا کے پاس آتے ہی اس نے سرگوشی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا، مگر ماریا کا جواب سن کر اسے ایسے لگا جیسے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی ہو۔ یہ آفتاب آفندی کا چھوٹا بھائی زریاب آفندی تھا۔